हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में वापस आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी, और इस पॉलिटी में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं महान्यायवादी, महाअधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के बारे में। दोस्तों, इसे महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और महाअधिवक्ता को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और अपर महाअधिवक्ता को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मैं दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं अभी आपको बता दूं कि जो महान्यायवादी हैं वर्तमान में वो है के वेणुगोपाल। कौन? के वेणुगोपाल जो है 15वें महान्यायवादी। और जो महाअधिवक्ता है वो अभी है तुषार मेहता जी। कौन? तुषार मेहता। और है अपर महाअधिवक्ता हैं दीपक राज रस्तोगी, तो उन्हें राज दीपक रस्तोगी भी कहते हैं लोग। तो चलिए दोस्तों, अब मैं महान्यायवादी को बिना देरी अब स्टार्ट करूं। दोस्तों, महान्यायवादी भारतीय संविधान के भाग 5 और आर्टिकल 76 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है भारतीय संविधान में कि एक महान्यायवादी का पद होगा। किसमें? भारतीय संविधान का भाग 5 और अनुच्छेद 76 में ऐसा कहा गया है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। दोस्तों, महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी और भारत सरकार का विधिक मामलों का सलाहकार होता है। दोस्तों, इसका नियुक्ति इसलिए किया जाता है क्योंकि सबके पास कानून की जानकारी नहीं होते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर मैं किसी भी मामले में मैं फंस गया हूं और अगर मुझे कोर्ट को फेस करना है, तो दोस्तों मैं जिस तरह से उस स्थिति में मैं अपने लिए एक वकील को चुनता हूं प्राइवेट पे, और वकील कानून का जो जानकार होता है, तो वहाँ जो वकील होते हैं वो कोर्ट में मेरे मामलों की पैरवी करता है। उसी प्रकार से जो महान्यायवादी होते हैं उस सरकार की मामले की पैरवी कोर्ट में करते हैं, चाहे तो वह सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे तो वह हाई कोर्ट हो। दोस्तों, हम अपना वकील को प्राइवेट तरीक़े से उसे लाते हैं और अपने पैसे के खर्च पे उसे अपने मामले की पैरवी के लिए कोर्ट में लगाते हैं। लेकिन महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी के साथ साथ एक भारत सरकार का सरकारी वकील भी है। कौन? महान्यायवादी। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि महान्यायवादी का उल्लेख हमारे संविधान में भाग 5 और आर्टिकल 76 में किया गया है। दोस्तों, महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और भारत सरकार का विधिक मामलों में ये सहायता करते हैं, चाहे तो उनको सलाह देते हैं। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ इनकी नियुक्ति के बारे में कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और किनके सलाह पर की जाती है। तो दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किनके सलाह पर? मंत्री परिषद के सलाह पर। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि जो राष्ट्रपति हैं अपने विवेक के अनुसार किसी महान्यायवादी को नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। किनकी सलाह पर होती है? तो मंत्री परिषद के सलाह पर होती है। दोस्तों, अगर मान के चलिए कि अगर किसी महान्यायवादी की नियुक्ति अभी हो गई है, ठीक है, और अगर कुछ दिनों के बाद, जैसे 4 महीना 5 महीने, अगर कुछ इसी तरह से टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर मंत्री परिषद भंग हो जाती है और अगर उसके स्थान पर अगर कोई नया मंत्री परिषद आता है, उस स्थिति में इस महान्यायवादी का जो पद है वो खाली हो जाएगा। वो डिपेंड पड़ता है उस मंत्री परिषद पे कि वह इस महान्यायवादी को अपने पद पर रखना चाहेगा या नहीं। लेकिन इसकी जो नियुक्ति है महान्यायवादी को, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब मैं दोस्तों इसका बताता हूँ कि जो राष्ट्रपति होता है वो विधि अधिकारी होते हैं। तो भारत में 3 विधि अधिकारी होते हैं। कौन? ये जो तीनों मैं जो लिखा हूँ, जैसे महान्यायवादी, महाअधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता, ये तीनों भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं, जिसमें सबसे सर्वोच्च स्तर पर होता है दोस्तों कौन? महान्यायवादी। दोस्तों, महाअधिवक्ता की नियुक्ति महान्यायवादी की सलाह करने के लिए, चाहे तो सहायता करने के लिए की जाती है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि महाअधिवक्ता की नियुक्ति महान्यायवादी की सहायता करने के लिए की जाती है, और अपर महाअधिवक्ता, जिसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसकी नियुक्ति महाअधिवक्ता की सहायता करने के लिए की जाती है। दोस्तों, इन तीनों में सर्वोच्च स्तर पर है दोस्तों महान्यायवादी, और इस महान्यायवादी, महाअधिवक्ता और अपर महाअधिवक्ता में महान्यायवादी का पद संवैधानिक है, और जबकि महाअधिवक्ता और अपर महाअधिवक्ता का पद वैधानिक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि संवैधानिक पद और वैधानिक पद क्या होता है। मैं दोस्तों इससे आगे मैं आपको बताता हूं
कि जो इसकी नियुक्ति होती है इनकी महान्यायवादी को किस तरह से होती है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को महान्यायवादी बनना हो तो उनको ऐसा उनके पास योग्यता होना चाहिए जैसा किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है, मतलब कि जिसकी होती है। दोस्तों, अब ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति जो हाई कोर्ट में 10 साल से अधिवक्ता के पद पर रहा हो, या अगर कोई व्यक्ति 5 साल हाई कोर्ट में जज के पद पर रहा हो। क्या मैंने बताया दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक हाई कोर्ट के अधिवक्ता के पद पर रहा हो, या अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक हाई कोर्ट में जज के पद पर रहा हो, तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने का योग्यता रखता है। या तो महान्यायवादी बनने के लिए अगर आपके पास इन दोनों शर्तों में से कोई शर्त नहीं है तो दोस्तों एक और है कि उससे के तहत आप महान्यायवादी बन सकते हैं कि आपको राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रमुख या महान विधिवेत्ता होना चाहिए। मैंने क्या बताया दोस्तों, मैं इसे एक बार और रिकॉल करता हूं ताकि आपको एक कंठस्थ याद हो जाए। दोस्तों, यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ यानी कि एग्ज़ाम रिलेवेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ ये हमारी समझदारी के लिए या तो हमें समझने के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया कि महान्यायवादी की नियुक्ति करने के लिए अगर आपको महान्यायवादी बनना है तो आपको या तो हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता के पद पर रहना होगा, या तो 5 साल तक जज के पद पर रहना होगा। किसमें? हाई कोर्ट में। अगर इन दोनों क्वालिफ़िकेशन में से आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आपको राष्ट्रपति की नज़र में एक महान विधिवेत्ता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको इतना बताया और मैं आपको थोड़ा सा लिख भी देता हूँ ताकि ये याद रहे। तो दोस्तों, महान्यायवादी महान्यायवादी की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 76 के तहत किया गया है। दोस्तों, महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। दोस्तों, ये जो महान्यायवादी हैं वो भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देते हैं। विधिक मामलों में भारत का सलाहकार भी है। विधिक मामलों में भारत सरकार का सलाहकार है। इसमें दोस्तों मैंने और बताया कि ये जो महान्यायवादी होते हैं इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्रिपरिषद के सलाह पर। यानी कि इसकी जो नियुक्ति है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब मैं दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाला था और मैं आपको बताया कि जो महान्यायवादी होते हैं इनका संविधान में इनके कार्यकाल के बारे में कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया है कि इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए या इन्हें अपने पद से कैसे हटाया जाना चाहिए। यानी कि इनके कार्यकाल और इनके पद से हटाए जाने का व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं किया गया है। दोस्तों, मैं इसे नहीं लिखूंगा, आप इसे समझ लीजिएगा, चाहे तो आप इसे ओरली सुन लीजिएगा। दोस्तों, आप बात करते हैं आर्टिकल 76 के सब सेक्शन 4 की। आर्टिकल 76 के सब सेक्शन 4 के बारे में मैं बात करता हूं दोस्तों कि जो महान्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर बना रहेंगे, यानी कि वहाँ पर भी राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वो किनकी सलाह लेते हैं दोस्तों, तो मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं। यहाँ दोस्तों आर्टिकल 76 के सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। और इसी में बताया गया दोस्तों आर्टिकल 76 के सब सेक्शन 4 में कि जो भारत के महान्यायवादी के प्राश्रमिक होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। दोस्तों प्राश्रमिक मैंने शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, और अगर वो हिंदी में लिखा होता है तो वहाँ पे प्राश्रमिक ही लिखा होता है। दोस्तों प्राश्रमिक का मतलब होता है वेतन भत्ता, यानी कि जो महान्यायवादी का प्राश्रमिक यानी कि जो इसका वेतन है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। किस में लिखा हुआ दोस्तों, आर्टिकल 76 के सब सेक्शन 4 में। सब सेक्शन का मतलब वो दोस्तों आर्टिकल 76 के घ में इनका जो प्राश्रमिक होगा, जो इनका प्राश्रमिक होगा यानी कि वेतन और राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। किसका, तो भारत के महान्यायवादी का। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आर्टिकल 76 का सब सेक्शन 3 का। दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा मिटा दूं और मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ, चाहे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्टिकल 76 का सब सेक्शन 3 के अनुसार दोस्तों यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होते जो महान्यायवादी होते हैं वो भारत के राज्य क्षेत्र के जितने भी उच्च न्यायालय होते हैं उनमें उनका सुनवाई का अधिकार होगा। किसमें बताया गया है, तो आर्टिकल 76 का सब सेक्शन 3 में ऐसा बताया गया है कि भारत राज्य के किसी भी राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय में इनका सुनवाई का अधिकार होगा। यानी कि ये भारत राज्य के किसी भी राज्य क्षेत्र में अगर वहाँ पे भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई याचिका अगर दर्ज किया गया हो तो भारत सरकार की ओर से पेश होंगे। कहाँ पे, मतलब भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी हाई कोर्ट में। यानी कि आर्टिकल 76 के सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि महान्यायवादी भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी हाई कोर्ट में इनका सुनवाई का अधिकार होगा। ठीक है, सुनवाई का अधिकार होगा। दोस्तों आप इनके साथ साथ इन थियोरेटिकल के साथ साथ ये जो मैं बता रहा हूँ अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सुनवाई का अधिकार होगा। मैं एक दिन आर्टिकल इम्पोर्टेंट में क्लास लूँगा लगभग, जिसमें एक दिन नहीं 2-3 क्लास उसमें आएगी, जो आज तक एसएससी, रेलवे, पीसीएस जो पूछते आया है और जो ज़्यादा बार पूछा जाता है मैं उसका क्लास लूँगा। तो दोस्तों मैं अब इसे मिटा दूँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि और लिखने लायक कहीं जगह नहीं बच सकता है कि यहाँ लिख दूँ। दोस्तों जगह थोड़ा सा मैंने इसलिए बना दिया। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ आर्टिकल 88 का कि अनुच्छेद 88 क्या कहता है। दोस्तों अनुच्छेद 88 के अंतर्गत जो महान्यायवादी होते हैं वो संसद के किसी भी सदन में, चाहे तो वह राज्यसभा हो या लोकसभा हो, क्या बताया दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत
भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में, चाहे तो वह राज्यसभा हो या लोकसभा हो या संयुक्त बैठक हो या संसद के किसी भी समिति में जिसका वह सदस्य हो, उसमें वह जिसमें उस सॉरी दोस्तों जिस समिति का वह सदस्य हो उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। कौन? महान्यायवादी। किंतु उनकी कार्यवाहियों में अगर मतदान का प्रयोग करना पड़े तो वो मतदान में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों महान्यायवादी वहाँ पे मतदान इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 88 में बताया गया है कि संसद के किसी भी सदन या संयुक्त बैठक या संसद की कार्य समिति जिसका वह सदस्य हो, या संसद की कार्य समिति जिसका वह सदस्य हो, की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 88 में। लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। इसे रेड में लिख सकता हूँ, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसा किसमें बताया गया? तो अनुच्छेद 88 में ऐसा बताया गया है। अब मैं दोस्तों बात करूंगा अनुच्छेद 105 का सब सेक्शन 4 का। रुकिएगा दोस्तों 1 मिनट। तो चलिए जो अब मैं बात करता हूं दोस्तों अनुच्छेद 105 का सब सेक्शन 4। अनुच्छेद 105 का सब सेक्शन 4 के अनुसार महान्यायवादी को वो सारे विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो किसी एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। मैंने क्या बताया दोस्तों कि हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 के सब सेक्शन 4 में इस बात को लिखा गया है, तो इस बात की व्यवस्था की गई है कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनके जितना जो भारत के महान्यायवादी के विशेषाधिकार एक संसद के विशेषाधिकार के बराबर होगी, यानी कि संसद के बराबर विशेषाधिकार, संसद के बराबर विशेषाधिकार होगा। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच गया दोस्तों, मुझे उसके लिए इसे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे अगर लिख दूं तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए अब जब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो चलिए आज जानते हैं कि राष्ट्रपति इनको कौन कौन से कार्य सौंपते हैं और ये कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब भारत सरकार का सरकारी वकील होता है, तो कोई भी वकील अपने ही सरकार के ख़िलाफ़, चाहे तो अपने ही जिसने उसका नियुक्ति किया उसके ख़िलाफ़ तो कुछ बोल नहीं सकता। तो राष्ट्रपति के द्वारा मैनुअली 3 कार्य को सौंपे जाते हैं महान्यायवादी को। लिखता हूँ, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य। पहला है दोस्तों कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर, कौन सा? कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से
पेश होना। यानी कि अगर भारत सरकार का अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो तो भारत सरकार की ओर से कौन सा वकील वहाँ पे पेश होगा, कोई प्राइवेट वकील वहाँ पे पेश नहीं होता है दोस्तों। इसका नियुक्ति इसलिए ही किया गया है तो भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। मैं इसे लिख देता हूँ, भारत सरकार से संबंधित मामलों में भारत सरकार से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। भारत सरकार की ओर से पेश होना। दोस्तों इसमें दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, क्या कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दोस्तों जैसा कि आपको शायद होगा तो पता या तो नहीं होगा कि 143 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति खुद नहीं जानते हैं, वहाँ पे वो भेजते हैं किनको, महान्यायवादी को। तो क्या मैं आपको बताया कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होना। भारत सरकार की ओर से पेश होना। दोस्तों मैं जो 3 रीज़न बता रहा हूँ दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है। मैं तो नहीं लिखता। और तीसरा है इसमें दोस्तों कि भारत सरकार के खिलाफ चल रहे किसी भी मामले में भारत राज्य क्षेत्र के जितने भी हाई कोर्ट है उसमें सुनवाई का अधिकार होना। यानी कि अगर भारत सरकार के खिलाफ अगर किसी भी कोर्ट में, यानी कि जैसे उच्च न्यायालय में अगर कार्रवाइयाँ चल रही हो तो उसमें ये भाग लेते हैं और भारत सरकार की ओर से पेश होता है। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। लिखता हूँ यहाँ पे, भारत सरकार की ओर से किसी भी उच्च न्यायालय में पेश होना। भारत सरकार के खिलाफ, सॉरी दोस्तों, भारत सरकार के खिलाफ चल रहे चाहे तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मामलों के लिए अगर लिख दें तो बेहतर रहेगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। भारत सरकार के मामलों के लिए, मामलों में हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई का अधिकार, सुनवाई का अधिकार होना। दोस्तों ये जो 3 काम मैंने लिखा है वो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाते हैं मैनुअली। किनको? महान्यायवादी को। अब मैं दोस्तों महान्यायवादी को पूरा डिटेल से मैंने पढ़ा दिया है। अब मैं बताऊंगा आपको कि कौन से महान्यायवादी की नियुक्ति कब की गई और कौन से महान्यायवादी का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा, और जो भी वर्तमान में महान्यायवादी हैं वो केवें नंबर के महान्यायवादी हैं और इनके कार्यकाल कितना से कितना तक रहा, और इनके पीछे कौन थे जो भारत के महान्यायवादी थे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि भारत का पहला महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़, जो अभी तक, यानी कि तब से लेकर अभी तक वर्तमान तक सबसे लंबे कार्यकाल के महान्यायवादी बने। कौन है दोस्तों? MC सीतलवाड़
जो जिनकी नियुक्ति 1950 में हुई थी और 1963 में उनका रिटायरमेंट हुआ था महान न्यायवादी के पद से। मैं उससे उधर लिख देता हूँ। तो मैं क्या बता रहा था दोस्तों, MC सीतलवाड़ भारत के पहला महान्यायवादी, भारत का पहला महान्यायवादी। कौन है दोस्तों? तो MC सीतलवाड़। कब से कब तक रहे? 1950 से 1963 तक रहे, लगभग 13 साल तक रहे। और अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा किनका? तो MC सीतलवाड़ जी का। दोस्तों अभी जो वर्तमान में हैं, वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। कौन? के वेणुगोपाल हैं। ये 15वें हैं दोस्तों, एग्ज़ाम में अभी तक पूछा भी हुआ है और पूछ भी सकता आगे। ये 15वें हैं। इनका दोस्तों कार्यकाल है 2017 से अब तक है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले यानी कि के वेणुगोपाल से पहले था मुकुल रोहतांगी, जिनका दोस्तों कार्यकाल 3 साल का था, 2014 से 2017 तक था दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी महाधिवक्ता के बारे में और अपर महाधिवक्ता के बारे में। दोस्तों महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति महान्यायवादी की सहायता करने के लिए की जाती है और अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए की जाती है। दोस्तों मैंने आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट और मैंने आपको बताया कि महान्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है इन तीनों में। ठीक है, और जो महान्यायवादी का पद संवैधानिक होता है और ये दोनों जो महाअधिवक्ता और अपर महाअधिवक्ता हैं, इन दोनों का पद वैधानिक होता है। दोस्तों संवैधानिक आने की इनका जो महान्यायवादी के पद के बारे में हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है और जो महाअधिवक्ता और अपर महाअधिवक्ता हैं उनका वैधानिक का मतलब होता है दोस्तों कानूनी अधिकार, यानी कि कानूनी रूप से महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता हैं किनकी सहायता करने के लिए? अपने एक दूसरे की सहायता करने के लिए। ये सहायता करते हैं इनको और ये सहायता करते हैं इनको। तो दोस्तों आपने पूरा क्लास को कर लिया होगा, मुझे विश्वास है। अगर आपने पूरा क्लास को किया होगा तो आपको अच्छा ही लगा होगा। बाकी कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने अपना बेस्ट दिया है जहाँ तक मेरे से हो सकती थी। बाकी बात मुझे तो लगता है कि मैंने तो कोई चीज़ छोड़ा नहीं, क्योंकि जितने भी महान्यायवादी में जो भी चीज़ पूछा जाता है मैं उन सारे चीज़ों का उल्लेख और जिक्र काफ़ी अच्छे तरीक़े से किया है। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को देखते रहें और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी थैंक यू।